क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में? हाँ, कोई बता दो भूमिका, व्हाट वी डिड बेटा लास्ट लेक्चर? क्वेश्चन ले लेना किस टॉपिक? हीटिंग पे। हाँ, याद है। चलो कल एक क्वेश्चन डिस्कस करना था वो वहाँ पे। कौन सा? तो वो एडवांस का वो बीच में वायर से हाँ, कनेक्ट ओके ओके ओके। अच्छा, ये कौन से बता दिया था ना कि 2 पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होने के बाद भी करंट फ्लो कर सकता है। यस सर। बताइए करंट इन दिस वायर। ये कंडक्टिव डायरेक्शन चेंज हो सकता है, आई डोंट नो डायरेक्शन। अगर मेरे गिवन डायरेक्शन के हिसाब से करंट फ्लो करेगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर रिवर्स होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। देखो कैसे करेंगे। पहले तो मुझे एक बात बताओ सब लोग, मैं एक करके बताता हूं फिर आप लोग करना। मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा? इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। हाँ बिल्कुल। सो लेट्स से कि यहाँ का वोल्टेज भी और यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक करंट को फ्लो करने में आपको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा, तो वर्क डन अगर करना नहीं पड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल V और यहाँ का पोटेंशियल भी V, राइट। अब एज्यूम कर लो कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो क्या इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा? और ये 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है, तो क्या यहाँ पे 16 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी 16 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ 16 वोल्ट, राइट। अब एक बात जरा एज्यूम करो, क्या ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, आर दे कनेक्टेड इन पैरेलल? क्या 6 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का पैरेलल में है? यस सर। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है। और क्या ये 4 ओम का रेजिस्टेंस और ये वाला 4 ओम का रेजिस्टेंस, आर दे कनेक्टेड इन पैरेलल? बिकॉज अक्रॉस दिस 4 ओम एंड अक्रॉस दिस 4 ओम पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो भैया आपको, हमें पता है ना कि अगर दो रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, इंप्लाइज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये पैरेलल में है और ये पैरेलल में है। मैंने सोच के डाटा दिया है, 6 ओम और 3 ओम का अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो 2 ओम आएगा। 1/3 + 1/6 करके देखो ना, एलसीएम हो जाएगा 6, 2 + 1 3, सो 3/6 1/2, सो 2 ओम आएगा इसका। हाँ सर। इसका भी 2 ओम आएगा, 4 और 4 ओम का, दे आर इन पैरेलल। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम दे आर इन सीरीज, तो टोटल कितना हो गया? 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ, और यहाँ से 16 वोल्ट का बैटरी है। सो अगर आप यूज कर दोगे V = I × R इक्विवेलेंट, so V = I into equivalent resistance implies 16 = I into 4. So this is 4 basically. तो करंट टोटल कितना पास करेगा? Let's say to be this to be I1. तो यहाँ से करंट कितना पास किया बेटा? ये इस पोजीशन से क्या यहाँ से 4 एम्पियर का करंट पास किया? यस सर। ओके। अब अगर यहाँ से 4 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो यही करंट इस जंक्शन पे आने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा।
सो लेट्स से कि यहाँ पे पास कर गया I1 और यहाँ चला गया I2. सो नाउ कैन आई से कि I1 प्लस I2 विल बी द टोटल करंट विच इज 4, क्योंकि 4 एम्पियर का करंट ही दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना. सो यहाँ तक 4 एम्पियर का करंट आया और यहाँ पे आने के बाद इधर चला गया I1, इधर चला गया I2. सो I1 को हम क्या लिख सकते हैं? कैन वी राइट I1 एज इंस्टेड ऑफ राइटिंग V ना x y से लिख देता हूँ, V ऑलरेडी वोल्ट के लिए स्टैंड करता. लेट्स मी राइट x. सो क्या मैं I1 को कैन आई से इज इट इक्वल टू 16 माइनस ऑफ x बाई 6 बोल सकते हैं? 16 माइनस x बाई 6, राइट. और I2 को आप क्या लिख सकते हो? कैन यू राइट दिस अगेन एज 16 माइनस x बाई 3 एंड दैट इक्वल टू 4. सर कैन वी से दिस? अब जरा आप सॉल्व करो. एलसीएम ले लोगे आ जाएगा 6. व्हाट वी गेटिंग? 16 माइनस x प्लस 32 माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 4. बराबर ना? इसको जरा सॉल्व कर बेटे एक बार फटाफट. x का वैल्यू निकालो, सॉल्व कर. तो 8 आता है. सर x is equal to 8. चलो देखो, अगर आप इसको एनालाइज करोगे कितना हो जाएगा? 16 प्लस 32 इज व्हाट बेटा? दिस इज 48 माइनस 3x इज इक्वल टू 24, और we get 3x is equal to what? 48 minus of 24. So therefore 3x will be equal to 24. This is equal to what? 8. तो क्या आपका x is equal to, we are having 8 volt हो रहा है क्या? 8 वोल्ट आएगा. Implies यहाँ का वोल्टेज आपका 8 वोल्ट आ गया, यहाँ पे भी आपका 8 वोल्ट आ रहा है. So here also 8 वोल्ट and here also we are having. तो इसमें करंट कितना पास करेगा? 16 minus 8, तो 16 minus 8 will be 8 by 6, मतलब 4 by 3 एम्पियर. मैं क्या लाई समझ रहा हूँ? कैलकुलेशन देखते रहना भाई, कुछ गड़बड़ ना कर दो. 16 minus 8 will be 8. 8 divided by 6 मतलब 4 by 3 एम्पियर करंट यहाँ से पास करेगा, राइट. और यहाँ पे करंट कितना जाएगा? 8 minus 0 by 4, तो क्या यहाँ पे करंट 2 एम्पियर का जाएगा? हाँ, यहाँ से करंट कितना जाएगा? 16 minus 8, तो क्या यहाँ से करंट जो पास करेगा वो आपका 8 by 3 एम्पियर का पास करेगा. हाँ सर. हाँ, अब देखना, हाँ मैंने जो डायरेक्शन सोचा उसके ऑपोजिट जाएगा. अब जरा इमेजिन करो 4 by 3 एम्पियर. अच्छा, यहाँ पे करंट कितना जाएगा? 8 minus 0, तो क्या यहाँ पे भी करंट आपका 2 एम्पियर का जाएगा. यस सर. तो इम्प्लाइज कि अगर मैं केवीएल से सोचूं, डायरेक्शन उल्टा हो जाए, केसीएल से सोचूं एक्चुअली, 8 by 3 एम्पियर इधर आ गया और 2 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर की तरफ कितना करंट जाएगा? सो विल इट बी इक्वल टू 8 minus 3 by 6, मतलब कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये 2 by 3 एम्पियर का करंट इधर से जाएगा? हाँ या ना? केसीएल सोचो, उसमें कुछ नहीं. यहाँ पे नोड पे करंट पहुंच रहा है 8 by 3 एम्पियर का और इधर चला गया 2 एम्पियर का. सो भाई 8 by 3 का पहुंचा, 2 उधर चला गया, मतलब इस वाले वायर में 2 by 3 एम्पियर का करंट जाएगा या नहीं? अब ये 2 by 3 एम्पियर का करंट यहाँ से यहाँ पहुंचा, इधर से आ गया 4 by 3 एम्पियर का करंट, और दोनों को जोड़ना, देखो 2 एम्पियर आएगा. 4 plus 2 will be 6 by 3, मतलब 2 एम्पियर इधर चला गया. तो इस वायर में करंट जो पास करेगा दैट विल बी ऑफ 2 by 3 एम्पियर. Got the point? 8 by 3 के बाद क्या किया? कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे क्या देखो, मैंने क्या बोला बेटा कि इधर से करंट 8 by 3 एम्पियर का यहाँ पहुंच रहा है. 8 by 3 एम्पियर का करंट इधर आया और इधर चला गया 2 एम्पियर का करंट. सो 8 by 3 एम्पियर ये नोड पे पहुंचा, नोड से बाहर गया 2 एम्पियर का करंट, तो इधर करंट कितना जाएगा? 8 by 3 माइनस ऑफ 2, मतलब 2 by 3 एम्पियर का करंट इधर जाएगा. केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ. भूमिका समझा किरचॉफ्स करंट लॉ? हाँ सर. हाँ, नोड पे जितने करंट आएंगे बेटा, नोड से बाहर भी उतने ही करंट आएगा जाएगा. अब शशांक, जो लास्ट लेक्चर में मैं बातें कर रहा था, आपको समझाया था ये कॉन्सेप्ट. अब मुझे बताओ, क्या सेम पोटेंशियल होने के बाद भी करंट पास कर रहा है कि नहीं? हाँ सर, कर रहे हैं. अब मान लो एडवांस में तुमसे मल्टीपल चॉइस में ऐसा एक ऑप्शन बना के पूछा कि क्या
अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो भी क्या करंट फ्लो कर सकता है? आपका आंसर क्या होगा, यस या नो? यस। यस। 95% स्टूडेंट से बोलेगा नो। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे बताया ही जाता है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट पास नहीं करेगा। और ये बरोबर बात है, करंट पास करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस के क्रॉस होना चाहिए। जहां रेजिस्टेंस है ही नहीं तो करंट को वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। और भैया जब करंट वर्क डन ही नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे काहे को चाहिए? बगैर पोटेंशियल डिफरेंस के भी करंट पास कर सकता है, जो आपको इस वायर में दिख रहा है। सो बीच वाले वायर में बगैर रेजिस्टेंस के इक्वल पोटेंशियल होने के बाद भी देयर इज अ करंट फ्लो। गॉट इट? क्लियर है सबको ये इस टाइप का क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, और बनाओ इस तरह का कि समझ में आ गया। चलो टेक मोर। बोलो बोलो, एक और ले लो इसी टाइप का कि समझ गया? सर समझा। ओके, सर और एक ले लो। एक और ले लो। ओके, सर ये व्हीटस्टोन होगा ना लेकिन? निकालो जरा। अगर ये व्हीटस्टोन होगा बेटा तो बीच वाले में कितना करंट जाना चाहिए, बीच वाले वायर में? सर जाएगा, करंट जाएगा। जाएगा? पहली बात तो हाँ, मुझे पहले तो मुझे ये बताओ व्हीटस्टोन है या नहीं? है सर। नहीं है सर। क्यों? सर वो बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? व्हीटस्टोन का तो मुझे रेशियो चाहिए, R1/R2 = R3/R4। क्या रेशियो बराबर जा रहा है? हाँ सर जा रहा है। हाँ सर जाएगा। तुम खुद से करो, मैं कुछ नहीं बताता हूँ। आप बगैर व्हीटस्टोन लेके करो। हालांकि व्हीटस्टोन अगर याद समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो करंट बीच वाले वायर में 0 होगा। लेकिन तुम व्हीटस्टोन मत मानो, तुमको जैसे सिखाया वैसे करो, देखो बीच वाले वायर में करंट 0 आएगा। सर हो गया। आ गया 0? सर दोनों साइड से इक्वल करंट आएगा। हाँ, करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, रेजिस्टेंस सेम है। अब देखो ये 4 ओम और ये 4 ओम, दे आर इन, इसको मैं x ले लेता हूँ तो ये भी ये मेरा x हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 वोल्ट एज्यूम करता हूँ तो इधर मेरा 30 वोल्ट हो जाएगा। ओके, सो अभी ये 4 ओम और ये 4 ओम दे आर इन पैरेलल, सो इट इज 2 वोल्ट ओम यहाँ का, और ये 6 ओम और ये 6 ओम ये भी पैरेलल में, तो ये 3 ओम हो गया। सो 2 ओम प्लस 3 ओम, सो 5 ओम एंड 30। सो क्या यहाँ से जो करंट पास करेगा वो 6 एम्पीयर का करंट होगा। हाँ सर। ओके,
यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट गया I1 और इधर करंट आ गया मेरा I2. सो कैन आई से दैट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू व्हाट 6, और I1 कितना हो जाएगा 30 माइनस x बाई 4 प्लस इधर कितना हो जाएगा, इसमें अगर आप करोगे सो दिस विल बी अगेन इक्वल टू 30 माइनस ऑफ x बाई 4 इज इक्वल टू 6, से हो जाएगा 60 माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 24, राइट. सो 2x कितना हो जाएगा 60 माइनस ऑफ 24, सो क्या मेरा जो 2x हो जाएगा वो 36 हो गया, गेट कैंसल. सो इम्प्लाइज x मेरा 18 वोल्ट आ गया. Are you getting this 18 volt? हाँ सर. तो यहाँ पे मेरा 18 वोल्ट. अच्छा ओके. सो इफ इट इज 18 वोल्ट हियर, तो इसमें करंट कितना आ गया 30 माइनस 18. सो 30 में से 18 करोगे तो आएगा 12 डिवाइडेड बाय 4. सो हियर सो यहाँ पे भी 3 और आगे भी 3 जाएगा. ओके. अब यहाँ पे 18 वोल्ट, हाँ देखो यहाँ पे भी 3 एम्पियर गया. सो जितना करंट ये नोड पे पहुंचे इधर चला गया. इधर से देखते हैं. सो ये हो गया 30 माइनस अगेन हियर विल बी 3 एम्पियर हो गया, और ये भी आपका 18 वोल्ट था, तो क्या इधर भी करंट 3 एम्पियर का जाएगा. तो इधर से 3 एम्पियर आया, इधर चला गया, इधर से 3 एम्पियर आया, इधर चला गया, तो इसमें करंट कितना जाएगा 0. हाँ सर. हाँ सर. यही तो व्हीटस्टोन था. Am I clear? सबको समझ में आ गया पॉइंट? यस सर. शशांक, मिथिलेश, क्लियर है बोथ ऑफ यू? यस सर. क्या ज्यादा नहीं टाइम पास करते, ऐसे ही बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन. फाइन. तो सारी जगह पे 3 आया, इसलिए बीच में नहीं फ्लो होगा ना. हाँ, क्योंकि इस नोड पे, ये नोड पे 3 एम्पियर का करंट आया और 3 एम्पियर का गया, इधर करंट आएगा नहीं, क्योंकि नोड पे चार्ज कंजर्व होता है ना, जितने चार्ज पहुंच रहा है उतना ही चार्ज बाहर जाएगा. तो 3 एम्पियर का करंट पहुंचा और 3 ही एम्पियर का करंट बाहर चला गया, तो इधर जा ही नहीं सकता. एक्स्ट्रा चार्ज किधर से आएगा. सेम वे में इधर से भी 3 एम्पियर आया और इधर भी 3 एम्पियर गया, तो इधर से भी नहीं जाएगा, ना ऊपर से नीचे आएगा ना नीचे से ऊपर जाएगा. देयरफॉर इस वायर में करंट 0 होगा. सर वो पैरेलल में, इसलिए सभी जगह 3 जा रहा है ना. अच्छा, यहाँ भी तो पैरेलल था, ये भी तो पैरेलल था और ये भी तो पैरेलल था, फिर भी यहाँ गया था ना करंट. यहाँ पे अलग था और यहाँ पे अलग था. वो रेजिस्टेंस के रेशियो पे डिपेंड करता है. आप यहाँ पे देखो भूमिका, ये 4/6 का अगर रेशियो निकालोगे तो 2/3 आएगा, इसका भी रेशियो निकालोगे तो 2/3 आएगा. सो देयर रेशियोज आर सेम. देयरफॉर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है. क्लियर? समझ में आया लॉजिक? यस सर. चलो आगे बढ़ते हैं. हेडिंग दे दो, करंट मेजरिंग डिवाइस. करंट मेजरिंग डिवाइस. करंट मेजरिंग डिवाइस. करंट मेजरिंग डिवाइस में एमीटर होता है, आपको मालूम होगा, छोटे क्लास में पढ़ा था होगा तुम लोगों ने कि एमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस. इसके पहले गैल्वेनोमीटर होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का वर्किंग क्या है और वो कैसे काम करता है ये हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ेंगे. अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि वो टॉर्क मैग्नेटिक, जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे टॉर्क लगता है और उस टॉर्क की वजह से निडल रोटेट करता है. तो वो गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट है. तो सिंस अभी हमने टॉर्क पढ़ा नहीं है मैग्नेट में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो अभी हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना. सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि करंट मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर को भी यूज करते हैं और एमीटर को भी यूज करते हैं. गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे करंट को मेजर करता है एंड एमीटर कैन मेजर अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट. बड़े करंट को भी एमीटर मेजर कर सकता है, राइट. सो गैल्वेनोमीटर और एमीटर बोथ आर करंट मेजरिंग डिवाइस. गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों करंट मेजरिंग डिवाइस है, राइट. गैल्वेनोमीटर का क्या वर्किंग है, उसका ऑपरेशन कैसा है, उसके कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं, दैट विल डील इन मैग्नेटिक इफेक्ट. अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए मुझे मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या टॉर्क लगेगा, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना. अभी इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग सिर्फ एमीटर के बारे में चर्चा करेंगे, राइट. सो एमीटर इज बेसिकली अ करंट मेजरिंग डिवाइस. एमीटर वो डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है.
क्लियर। और एमीटर को हम गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं। सो एमीटर इज बीइंग मेड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, या वोल्टमीटर आपका वोल्टेज मेजर करता है, और वोल्टमीटर को हम गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं। सो वेदर इट इज एमीटर और वोल्टमीटर, बोथ आर मेड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, दोनों गैल्वेनोमीटर से ही बनता है, राइट। अब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर एक सिंपल सा डिवाइस होता है। सो अभी मैं गैल्वेनोमीटर को ऐसे डिनोट करूंगा, लाइक दिस। बाद में हम इसका वर्किंग देखेंगे, कैसे टॉर्क लगता है, कैसे उसका निडल रोटेट करता है, अगर थीटा से घुमा तो 2 थीटा डिफ्लेक्शन होता है, दैट विल डील देयर, अभी नहीं। सो गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक बहुत बेसिक डिवाइस है जो करंट मेजर करने के लिए यूज में करते हैं हम लोग, और इसी गैल्वेनोमीटर में थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टमेंट करके वी कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, और इसी गैल्वेनोमीटर को हम एडजस्टमेंट करके वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। एम आई क्लियर? आप खुद सोचो, अगर ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, G स्टैंड्स फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। G जो मैं इंडिकेट करूंगा इसका मतलब होगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को मेजर करेगा, एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय G। इसका रेजिस्टेंस हमें पता रहेगा विद ऑब्जर्वेशन। अब मुझे एक बात बताइए, गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर पाएगा? विल इट मेजर ओनली द करंट IG? IG का मतलब हो गया करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, है ना। सो गैल्वेनोमीटर सिर्फ क्या मेजर कर पाएगा बेटा? इट विल मेजर IG व्हिच इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, राइट। ये गैल्वेनोमीटर भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस पे एक्चुअली रे ऑप्टिक्स का भी बहुत सारे कंसेप्ट यूज में लेंगे हम लोग, प्लेन मिरर का, बट अभी उस पर चर्चा नहीं करते। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से, और करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर को हम मेजर करते हैं IG से, है ना। सो गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर कर पाएगा IG, वो छोटा करंट होता है जिसको गैल्वेनोमीटर मेजर कर पाता है। नाउ यू टेल मी वन थिंग, अगर मुझे गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट मेजरमेंट को इनहैंस करना है, बढ़ाना है, तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ सर। कुछ एडजस्टमेंट, अगर आप थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टमेंट करोगे तो बाय एडजस्टिंग समथिंग इन गैल्वेनोमीटर वी कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर रेंज। हम गैल्वेनोमीटर के रेंज को बढ़ा पाएंगे। जो मान लो पहले 0 से 5 एम्पियर तक मेजर कर रहा था, अभी वो 0 से 50 एम्पियर तक मेजर कर पाएगा, राइट। अब गैल्वेनोमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो कैपेसिटर ऐड करना चाहिए। हाँ, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे। रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, ओके फाइन, तुम्हारा आंसर ये। भूमिका ने बोला कैपेसिटर ऐड करेंगे। मुझे बात एक बता बेटा भूमिका, अगर मैं कैपेसिटर को ऐड कर दूं तो कैपेसिटर एक टाइम के बाद स्टेडी स्टेट में चला जाएगा। अगर कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में चला जाएगा तो वो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा कि क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा? कैसा बिहेव करेगा वो स्टेडी स्टेट में जाने के बाद? भूमिका तो क्लोज नहीं सर, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या स्टेडी स्टेट में जाने के बाद कैपेसिटर के थ्रू करंट पास करेगा या नहीं करेगा? स्टेडी स्टेट में जाने के बाद नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। अब जरा मुझे बताओ, अगर कैपेसिटर के थ्रू करंट पास ही नहीं कर रहा तो कैसे करंट को मेजर करेगा? तो क्या कैपेसिटर को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करना मेरे लिए होशियारी है कि बेवकूफी है? एनालाइज करके बोलो। अगर हम नहीं कर सकते, और इसके पीछे का लॉजिक है, बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। अब शशांक ने मुझे बोला कि सर अगर आपके इसके रेंज को अगर आपको बढ़ाना है, गैल्वेनोमीटर के करंट मेजरिंग रेंज को बढ़ाना है, तो आप रेजिस्टेंस को कम कर दो। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक बात बता शशांक, अगर मुझे रेजिस्टेंस को कम करना है तो मुझे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना पड़ेगा कि पैरेलल में लगाना पड़ेगा? तो डिक्रीज पैरेलल में। वेरी गुड। इसका मतलब कि इफ आई वांट टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, विल हैव टू कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट।
वो नाम है, नाम से डरने का नहीं। ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, और अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, तो पहले इसके थ्रू करंट सिर्फ जा रहा था IG, अब करंट कितना जाएगा I, और इधर से करंट कितना जाएगा, विल इट बी I माइनस ऑफ IG। एक शंट लगा दिया, है ना। सो पहले जो गैल्वेनोमीटर करंट पास कर पा रहा था वो सिर्फ IG था, अब गैल्वेनोमीटर के कॉम्बिनेशन के साथ विद शंट रेजिस्टेंस अब करंट कितना पास करेगा, विल इट बी I। अभी क्या ये I करंट IG से बड़ा होगा या नहीं? हाँ सर होगा। अब अगर ये शंट करंट IG से टोटल करंट अगर IG से बड़ा हो गया, तो क्या गैल्वेनोमीटर का जो रेंज है, मैंने उस रेंज को इनहेंस कर दिया, बढ़ा दिया रेंज को। हाँ सर। वेरी गुड, एकदम लॉजिक है, इसमें कुछ रटने जैसा नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस से बात करेंगे हम लोग। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। अभी गैल्वेनोमीटर से जो पहले करंट पास कर रहा था, अगर मुझे वो करंट के रेंज को बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा भैया, तभी करंट बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस अपने आप कम हो नहीं सकता। तो आप एक काम करो, जुगाड़ लगा के रेजिस्टेंस को कम कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई विल कनेक्ट वन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और इसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, है ना। सो अगर आप एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, तो आपका करंट मेजरिंग कैपेबिलिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर विल इंक्रीज, है ना। और अब ये जो कॉम्बिनेशन बना, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एमीटर। इसी कॉम्बिनेशन को हम एमीटर बोलते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन बना, इसी कॉम्बिनेशन को हम एमीटर बोलते हैं, राइट। तो कैन आई से वन थिंग, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एमीटर इज नथिंग बट दैट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। वही गैल्वेनोमीटर का एक्सटेंडेड वर्जन है एमीटर। यस और नो? Yes, sir. अब तो और थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इस पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर, सो एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कैन आई से कि भाई जो मेरा एमीटर का रेजिस्टेंस होगा, व्हिच विल बी, आई विल डिनोट दैट बाय ए। ए का मतलब हो गया रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। आप बस लॉजिक से पढ़ना, मैं इस पे कुछ ज्यादा कहानी वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ कॉमन सेंस। ए इज दी Upon G plus S. हाँ, resistance of ammeter, and as they are connected in parallel, so can I say कि 1 upon A by 1 upon G plus 1 upon S. A stands for the resistance of ammeter, G stands for the resistance of galvanometer, and S stands for the resistance of shunt. होगा पार्थ, ऐसे लिख सकते हैं बेटा? हाँ सर। इसको जरा आगे एनालाइज करते हैं। 1 by A GS by G plus S। so, A कितना होगा, will it be equal to GS by G plus S? क्या ये रेजिस्टेंस होगा एमीटर का? हाँ सर। ओके गुड। अब जरा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट पहले सब लोग ये एग्री किया कि एमीटर का रेजिस्टेंस होगा G into S by G plus S। एवरीवन एग्रीज विद दिस? यस सर। ओके, अब मुझे आप सोच के बताओ, अगर मुझे एमीटर को आइडियल बनाना है, दैट मींस वी आर डीलिंग फॉर आइडियल एमीटर, सो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम, बहुत कम। क्या वो 0 के बराबर होना चाहिए तो बेहतर रहता? हाँ सर। अभी तो अगर हम आइडियल एमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब आइडियल एमीटर से करंट मैक्सिमम जाना चाहिए भैया, और करंट मैक्सिमम तभी जाएगा जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, और रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, राइट। सो अगर मुझे आइडियल एमीटर चाहिए, तो फॉर आइडियल एमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी इक्वल टू 0। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम चेंज कर नहीं सकते, शंट का हम चेंज कर सकते। तो क्या मैं शंट के रेजिस्टेंस को जितना कम से कम करूं, और अगर मैं शंट के रेजिस्टेंस को क्या 0 कर दूं,
तो क्या मेरा एमिटर उस केस में आइडियल हो जाएगा? हाँ सर। ना, इफ यू आर मेकिंग शंट रेजिस्टेंस एज 0, देखो ना बेटा 0 into G, 0 हो जाएगा, G plus 0 is G, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, 0 से अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड करोगे दैट विल बी 0। बेसिकली आपका एमिटर का रेजिस्टेंस 0 हो गया। तो क्या अगर एमिटर का रेजिस्टेंस 0 हो गया तो क्या उस केस में करंट थ्रू एमिटर विल बी इंफिनिटी? यस सर। और वो आपका आइडियल एमिटर हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या शंट का रेजिस्टेंस कभी भी 0 कर पाना पॉसिबल है प्रैक्टिकल लाइफ में? नहीं सर। इम्पॉसिबल टास्क है। मेरे पास सुपर कंडक्टर है किधर? अभी हम लोग अभी सुपर कंडक्टर के क्लोज पहुंच गए, सुपर कंडक्टर हमसे बहुत दूर है। ना हमारे पास आज के टाइम पे 100% इंसुलेटर है और ना 100% कंडक्टर। कुछ ना कुछ सब में फ्लॉज है। हाँ, कोई अच्छा सुपर कंडक्टर बनता भी है तो बहुत हाई टेम्परेचर पे बनता है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, राइट? सो ये आइडियल सिनेरियो है कि भाई अगर आप शंट में सुपर कंडक्टर लगा दोगे उस केस में आपका एमिटर आइडियल हो जाएगा। अच्छा, अब ये शंट का रेजिस्टेंस होता कितना है? शंट का रेजिस्टेंस होगा कितना? जरा खुद से निकालो तो, खुद से निकालो जरा, शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गिवन फॉर पैरामीटर्स? सर वो शंट हम लगाएंगे ना? हाँ, शंट आपको लगाना है। सर फिर वो उसके वैल्यू पर कैसे डिपेंड करता? किस पे? दूसरे पैरामीटर पर कैसे डिपेंड? क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर, नॉट द गैल्वेनोमीटर। और एमिटर, ये गैल्वेनोमीटर और शंट का कॉम्बिनेशन जो बनता है वो मेरा एमिटर है, राइट? तो अगर आप शंट के रेजिस्टेंस को जितना कम से कम करते जाओगे आपका एमिटर का रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। और अगर मैं आइडियल एमिटर के लिए बात करूं तो उसके लिए शंट सुपर कंडक्टर होना चाहिए हैविंग 0 रेजिस्टेंस। यस सर। हाँ, जरा निकालो शंट रेजिस्टेंस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ दिस आई जी जी, इसके टर्म्स में। सर IG into G by I minus I. Okay. Can I say one thing कि as they are in parallel, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि IG into G is equal to I minus of IG into S? यस सर। बराबर। अब यहाँ से आपको चाहिए तो शंट यहाँ से निकाल सकते हो। शंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा IG by I minus of IG into G। ये सब मैं फालतू का फॉर्मूला डिराइव करा के हेडक नहीं दूंगा तुम्हें, बस तुम्हें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि दे आर इन पैरेलल, सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। इज इट क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होगा, उस करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम सर्किट में जब कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे कि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल। सोच समझ के, और रीजन पूछूंगा, ऐसे नहीं। तो सीरीज में करेंगे। क्यों? तो क्योंकि हम वो उसका जो यूनिट है वो पूरा पैरेलल में होगा, पर वो सर्किट के साथ सीरीज में होना चाहिए। ये जो जितने भी करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे के सारे करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर पैरेलल में कर दोगे तो करंट डिवाइड हो जाएगा, तो आधा ही करंट को मेजर कर पाएगा, राइट? तो जितने भी करंट वेदर इट इज गैल्वेनोमीटर, अगर मैं गैल्वेनोमीटर को करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में यूज करना चाहता हूं तो मैं उसको सीरीज में लगाऊंगा। अगर मैं एमीटर यूज कर रहा हूं तो एमीटर को मैं सीरीज में लगाऊंगा। अच्छा, जितने वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे उसको कैसा कनेक्ट करेंगे हम लोग, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में। जितने भी वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सबका सब पैरेलल में कनेक्ट होता है, और जितने भी करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। देखिए ये पॉइंट,
वोल्टेज वाला वोल्टेज के टाइम पे बात करेंगे। Is it clear? हो गया? चलो I'll take few questions. और ये क्वेश्चंस मैं जेई एडवांस क्या ही लेता हूँ, इस पे बेसिक क्वेश्चंस बना के कुछ फायदा है नहीं। लिखिए क्वेश्चन। A galvanometer gives full scale deflection. A galvanometer gives full scale deflection. A galvanometer gives full scale deflection with 0.006 ampere current. With 0.006 ampere current. We'll stop. By connecting it to a अरे तो वोल्ट मीटर का सवाल हो गया। होल्ड ऑन जेई एडवांस ने एक्चुअली वोल्ट मीटर से पूछा है। ठीक, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। The galvanometer gives full scale deflection for current 0.0606 G ampere. Full stop. Full stop. Find the resistance of shunt such that current range changes to 0 to 10 ampere. Resistance of galvanometer is 10 ohm. देखो डाटा मैंने खुद से एडजस्ट किया। अभी आईआईटी ने जो पूछा था 2014 में वो वोल्ट मीटर के लिए पूछा था। आप करो जरा इसको सॉल्व। सो फिर नेगेटिव आएगा ना आंसर। क्या हो रहा है? सो I minus IG। ना सही है, नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ सर। So 3 into 10 raised to minus 2 by 5.
कितना 3 into 10 raised to minus 2/5. okay. Let's see. तो मेरा 0.006 ही आ रहा है। सेम आ रहा है शंट का भी। हाँ पता सर। नहीं, पता नहीं, डाटा मैंने एडजस्ट किया अभी। कैसे करोगे शंट के लिए? अगर आप याद होगा तो we did is I minus of Ig into S is equal to Ig into G. So करंट का रेंज मुझे बढ़ा के 10 एम्पियर तक करना है। So that is 10 minus of 0.006 into शंट आपको निकालना है। Ig कितना दिया है करंट? 0.006 into what? 10। तो शंट कितना हो जाएगा? 0.006 into 10 divided by 10 minus of 0.006. So therefore shunt will be 0.006 into 10. Subtract कर दो 10 में से कितना आ जाएगा अगर फिर subtract this? So 9.994. कितना? 9.994. हाँ बराबर 9.994 and then I'll divide that by using calculator. So उसे approximately 10 ही लिया। Okay, हाँ कर सकते हैं। So basically shunt हो जाएगा, रफली करोगे तो आए। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत लोअर साइड में जाएगा शंट का अगर पूछेगा तो। So therefore I'll ask you to कि आप प्रिसाइजली करो इसको। So it is getting to be 0.006, वही आ रहा है शंट का भी। So इस केस में शंट का रेजिस्टेंस वही रह रहा है। क्लियर है सबको पॉइंट? हाँ सर। शशांक, विश्व, मिथिलेश क्लियर है बेटा? हाँ सर। ओके। अब बात करेंगे दूसरे डिवाइस के बारे में, और कराऊंगा क्वेश्चन इसके ऊपर। हम बात करेंगे दूसरे डिवाइस के बारे में, दैट इज वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज। अब मुझे बताओ, अगर गैल्वेनोमीटर वोल्टेज मेरा मेजर कर रहा है, इफ आई एम कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर हियर लाइक दिस, सो और यहां से ये पहली बार मान लेते करंट Ig जा रहा है, तो ये कितना वोल्टेज मेजर करेगा? विल इट बी इक्वल टू Ig into G? यस सर। अब मुझे एक बात खुद से बताना, मुझे गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज मेजरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, इनहेंस करना है। सो गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए हम रेजिस्टेंस को कहां लगाएंगे, सीरीज में कि पैरेलल? सीरीज। सो अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ, अगर मैं एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दूं R ओम का, अब ये जो कॉम्बिनेशन बना गैल्वेनोमीटर विद अ रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टमीटर। तो कितना आसान सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। गैल्वेनोमीटर में अगर मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दूंगा तो वो मेरा वोल्टमीटर बन जाएगा, और अगर मैं इसी गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दूंगा तो एमीटर बन जाएगा। तो दोनों गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। अब गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है ये हम लोग मैग्नेटिक में बात करेंगे। अब एज्यूम करो कि यहाँ से करंट मेरा Ig पास कर रहा था, पहले भी Ig पास कर रहा था, तो अब कितना वोल्टेज मेजर करेगा ये? विल इट मेजर Ig into G plus R? हाँ सर। हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा वोल्टमीटर आइडियल है तो मेरा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए जो मैं लगाऊंगा सीरीज में? 10 into 0। कितना? नहीं सर, मैक्सिमम होना चाहिए। 0 होना चाहिए। अच्छा चलो शांत, पहले तुम्हारे ही पकड़ता हूँ मैं। अगर मैं रेजिस्टेंस को 0 ले लेता हूँ तो वोल्टेज मेजर करेगा क्या वो? तब तो फिर R plus 0 हो गया, मतलब फिर से तो वही मेजर करेगा ना, Ig into G, राइट? अगर आप शंट में सीरीज में रेजिस्टेंस जितना ज्यादा से ज्यादा लगाओगे, क्या वोल्टेज ड्रॉप उतना ज्यादा होगा और उतना ज्यादा वो वोल्टेज को मेजर करेगा? यस सर। राइट? सो अगर मेरा वोल्टमीटर आइडियल है तो उसके लिए जो मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाऊंगा वो इंफिनिटी होना चाहिए, अनडिफाइंड होना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लगाओगे, मैक्सिमम जितना लगाओगे, वोल्टेज मेजरिंग कैपेबिलिटी रेंज उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। हाँ सर। खत्म।
सो लिख लो चाहे तो स्टार में, ये सब पूछता है जेई मेंस वगैरह में, खासकर इसमें नीट में, लिख लो ये पॉइंट। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर द रेजिस्टेंस इन सीरीज शुड बी इंफिनिटी। सो अगर आप इसको एनालाइज करोगे क्या आ जाएगा, V by IG इज इक्वल टू G प्लस R। R बेसिकली हो जाएगा V by IG और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा फाइनल दैट विल बी इक्वल टू R प्लस G। Am I clear? अब ये वोल्ट मीटर को हम सर्किट में किधर लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएंगे? पैरेलल। पैरेलल लिख लो। पैरेलल होगा। हाँ, वोल्ट मीटर will be connected in parallel in circuit। तो भैया अगर सर्किट में जो आप वोल्ट मीटर को लगाओगे, सर्किट में वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड होगा। क्यों होगा वो लॉजिक से आपको समझ में आ रहा है। कोई डाउट इसमें? नो सर। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा? करंट ही पास नहीं, अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो करंट को पास ही नहीं करने देगा। वोल्ट मीटर को जहां पे से, अच्छा एक लास्ट ईयर नीट ने एक सवाल पूछा था, जी याद आ गया। चलो जो पहले जेई का कर लेते फिर ये क्वेश्चन करा। पहले क्वेश्चन लिख लो जो अभी कर रहे थे हम लोग। गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, galvanometer gives full scale deflection on 0.006 ampere current। कितने पे दे रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन galvanometer? full stop। by connecting it to a 4990 ohm resistance, by connecting it to a 4990 ohm resistance, it can be converted into voltmeter। it can be converted into voltmeter of range 0 से लेकर 30 वोल्ट। So if we are connecting 4990 ohm resistor, then it will become voltmeter of range 0 to 30 volt, full stop। if connected to a 2n by 249 ohm resistance, it become an ammeter। if connected to a 2n by 249 ohm resistance, it becomes an ammeter। it becomes ammeter of range 0 से लेकर 1.5 ampere। the value of n is JEE। चलो भाई और जाना चाहिए सबसे। अच्छा मैं जेई का क्वेश्चन अपलोड करना भूल गया, करता हूँ।
ये एडवांस का क्वेश्चन है 2014 का, इंटीजर टाइप। टू 2014 एडवांस। करूं मैं? सर एक मिनट। अच्छा ठीक। मिथिलेश हो रहा है बेटा सॉल्व? कैसे कैसे करेगा, लॉजिक तो बता दो। सो वो फर्स्ट वोल्ट मीटर के इक्वेशन में डाल के जी निकालेंगे। हाँ और फिर मीटर के इक्वेशन में डालेंगे। सो फिर 219 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। कितना आ रहा है एन का वैल्यू? 219। नहीं बेटा, मुझे तो एन का वैल्यू 5 दिख रहा है। पर एक्चुअली मुझे जी का वैल्यू माइनस में मिल रहा है। माइनस हो सकता है कभी? नहीं सर, नहीं हो माइनस सकता। कैंसिल होता है। भूमिका चलो, आएगा नहीं आएगा बात करते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर। अच्छा मुझे बताओ, अगर रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या है? हालांकि इम्प्रैक्टिकल बात है, लेकिन सोचते हैं कि अगर रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा तो उसका मतलब क्या हो सकता है? सर ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी नहीं होगा, वो कंडक्टर खुद सपोर्ट करेगा कि भाई और तो करंट लेके जा, ऐसा हो सकता है? उसके अंदर थोड़ी कोई मशीन लगा हुआ है कि उसको पंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, राइट? कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस 0 हो सकता है मिनिमम। नेगेटिव होने का मतलब कि वो कंडक्टर पंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और लेके जाओ। वैसे थोड़ी है, उसके अंदर मोटर थोड़ी फिट किया हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉन को पंप करेगा मूव करने के लिए, हाँ या ना? सो रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कि हमने कुछ गलती किया है। चलो भाई, एडवांस के नाम से डरना नहीं, बेकार सवाल है, इस पे आ गया तो बनना चाहिए। चलो करूं मैं? फर्स्ट केस में आप क्या करोगे, पहले एक तो आप मिनट। सर जी 10 आता है। जी क्या वैल्यू 10 आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर, मुझे भी जी 10 मिला। सबका जी 10 आ रहा है? शशांक, विश्वत 10 आ रहा है बेटा जी? नहीं सर। नहीं सर। ओके, देखते हैं। सबसे पहला काम तो आप क्या करो, वोल्ट मीटर दिया है, सो वोल्ट मीटर देने का मतलब क्या है? इफ इट इज गिवन वोल्ट मीटर हियर, सो कैन आई से वन थिंग कि भाई जो मेरा वोल्ट मीटर होगा दिस विल बी इक्वल टू आई जी ब्रैकेट जी प्लस आर। सो इसका रेंज वोल्ट मीटर का 30 वोल्ट है, मैक्सिमम लेके चलते हैं। आई जी मुझे दिया है 0.06, जी प्लस आर, आर हो गया मेरा 4990। सो 006। हाँ 0.06 बिल्कुल। सो दिस विल बी जी प्लस 4990 is equal to 30 divided by 0.006। पॉइंट हटा दोगे 3 zeros आ जाएगा ऊपर में, 6 25 30 5000। सो इम्प्लाइज कि g प्लस 4990 is equal to 5000, राइट? सो इम्प्लाइज कि g का वैल्यू कितना आ जाएगा? विल आई बी गेटिंग 5000 माइनस 4990। जी 10 ही तो आ रहा है भाई, जी 10 आ रहा है, सबका आया जी 10? हाँ सर। ओके, सो एज वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ जी 10, अब सेकंड केस में चलिए, जब आप उसको कनेक्ट करके 2n/4 249 तो रे एमीटर बन गया। एमीटर बनने का मतलब है कि I माइनस ऑफ आई जी इंटू संट इज इक्वल टू आई जी इंटू वॉट? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो करंट पास कर रहा है इस 1.5 माइनस ऑफ 0.006
into shunt, which is 2n by 249 is equal to 0.006 into G 10. हाँ सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। 1.5 में से अगर आप 0.006 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा ये? Will it be equal to 1 point, सब्ट्रैक्ट कर दो 1.5 by 0.006. 1.494. Correct. 1.494 into 2n by 249, 006 into what? 10. Am I clear? इसको सॉल्व करो. So 2n 249 006 into what? 10 by 1.494. बराबर है क्या? हाँ सर। I'll do it on the calculator. So 249 कैलकुलेशन आपको करना है 249 into 0.06 divided by 1.49, so approximately आ जाएगा 10.02 and डिवाइड, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो रफली ये अप्रोक्सीमेटली ये 10 के बराबर आ जाएगा इंटीजर में. so 2n is equal to 10, एक्चुअली आ रहा है 10.02 के आसपास, 10.0268 approximately that. So this will be 10, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 5. So n we are having here is am I clear to everyone? सबको समझा? शशांक, मिथिलेश, क्लियर है दोनों के कैलकुलेशन? यस. ओके. शशांक तुम्हें समझा बेटा प्रॉपर कैलकुलेशन? हाँ सर. ओके. बनना चाहिए था ये. क्या गड़बड़ हो रहा था? सर मैंने पहले वो एमीटर का इक्वेशन निकाला, फिर वहां से कैथोड निकाला. अच्छा ठीक. चलो एक और करो. दिस वाज द क्वेश्चन asked in JEE मेंस 2016. Question is कि a galvanometer having a coil resistance of 100 ohm, a galvanometer having a coil resistance of 100 ohm gives a full scale deflection. A galvanometer having a coil resistance of 100 ohm gives a full scale deflection when current of 1 milliampere, when current of 1 milliampere is passed through it. Full stop. The value of resistance which can convert this galvanometer, the value of resistance which can convert this galvanometer into ammeter, giving a full scale deflection, of current 10 ampere is. बेकार सवाल, एकदम फटाफट होना चाहिए. इस पे आएगा तो ऐसे ही आएगा. सर क्वेश्चन जरा रिपीट करना. A galvanometer था of resistance 100 ohm which is giving full scale deflection for 1 milliampere current, जो full scale deflection 1 milliampere current के लिए दे रहा था. So if we have to convert this galvanometer into ammeter so that उसका रेंज 10 एम्पियर हो जाए, उसके लिए आप रेजिस्टेंस कितना लगाओगे शंट में? ओके सर. So 0.01 ohm. Yes, it's there in the option. Topic 4 question number 2. Topic 4 question number 2 का A. Yes, correct. Excellent.
आ गया भूमिका? सर कर रही हूँ। इतना टाइम। विश्व हुआ बेटा सॉल्व? शंट में लगाना ना एक्चुअली। एमीटर गैल्वेनोमीटर को अगर मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा, so to convert this galvanometer into ammeter we'll have to connect a resistance in shunt, right? तो इसके लिए आप क्या करोगे? I minus of Ig into shunt is equal to Ig into G. I कितना जा रहा है? 10 और ये मिली एम्प 0.001 into shunt 0.001 into G 100 आएगा ये वैल्यू? हाँ सर। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं कितना आ जाएगा? इट बी 9.00। सर मैंने वो इग्नोर ही किया। ठीक है, लेकिन कभी कभी फंसोगे इसमें। यहाँ तो बन गया, कभी कभी फंस जाओगे। बिल्कुल ये अप्रोक्सीमेटली 10 ही होगा। इक्वल टू व्हाट? 0.001 into 100, क्योंकि इसमें यही पूछता है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक का दे दे, तब उस बार आपको, हालांकि यहाँ पे तो नहीं है, एक था 0.01 ओम, दूसरा ऑप्शन था 2 ओम, तीसरा ऑप्शन था 0.1 ओम और चौथा ऑप्शन था 3 ओम। तो यहाँ पे तो क्लियर है, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 0.01, 0.02, 0.013 ऐसे करके दे, तब आपको प्रिसाइज जाके करना पड़ेगा। शंट कितना हो जाएगा? 0.01 into 100 by 9.999, so अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.01। Is it clear? समझ में आया सभी को? सर ये आया था लेकिन वो कैलकुलेशन में फंस रहा था। ओके, कैलकुलेशन अच्छे से करना है। फाइन, चलो अभी एक कंसेप्ट और पढ़ लेते, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। मुझे बताओ, अगर मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करूं या गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करूं और उसके ऊपर अगर हम न्यूमेरिकल करें, बनेगा आपसे? सबको कमांड आया कैसे क्या कन्वर्ट करना है और कैसे इस पे न्यूमेरिकल आएगा? एवरीवन? प्रतीक, मिथिलेश, क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी एक बड़ा अच्छा है, उस पर एडवांस पूछता है। पोटेंशियोमीटर, अभी ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, ये बैटरी का ईएमएफ या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो दो बहुत वाइड एप्लीकेशन है। जो पहला एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे पोटेंशियोमीटर का, ये पोटेंशियोमीटर का जो पहला एप्लीकेशन है टू मेजर ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। कोई एक बैटरी है और उस बैटरी का जो अननोन ईएमएफ है, जिसका ईएमएफ आपको नहीं पता है, तो उस बैटरी का ईएमएफ मेजर करने के लिए सबसे पहले तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, राइट। इसका और भी एप्लीकेशन है, एक एक करके हम एप्लीकेशन पे चर्चा करेंगे। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। किसी भी बैटरी का ईएमएफ हम मेजर करेंगे। बिफोर आई प्रोसीड फॉरवर्ड, मुझे बताओ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द बैटरी, क्या अंतर है दोनों में? ईएमएफ बैटरी का वोल्टेज,
इंटरनल रेजिस्टेंस देता है। ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस देता है। अच्छा, और सर वो इंटरनल रेजिस्टेंस को पास करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए वो ईएमएफ होता है। कितना वर्क डन करना पड़ता है। यस सर। याद है, मतलब अगर मैं बैटरी के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को अगर नेगेटिव पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जा रहा हूं, मतलब माइनस से प्लस, तो उस केस में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। और अगर आप बाहर के सर्किट में चार्ज को लेकर जा रहे हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वहां पे जो वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है क्या? Can potential difference of battery be greater than EMF? नहीं सर। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, ओके। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बैटरी का वो हमेशा ईएमएफ से कम होगा या उसके बराबर होगा, ये बोलना चाह रहे? तो ऐसा क्यों ज्यादा होगा तभी वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा पूरे सर्किट। अच्छा, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, एक बार सोच समझ के बोलना। द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग इज कि कैन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी बी ग्रेटर देन ईएमएफ? क्या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? पहला क्वेश्चन, पहले इसका आंसर दो। क्या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है, यस या नो? मिथिलेश, कभी ज्यादा हो सकता है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से? सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी ईएमएफ क्रिएट हो सकता है ना सर। अच्छा, कम होगा। कम होगा। हाँ सर। पढ़ा करो, याद करो, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हें, इफ यू रिमेंबर दिस, कि भैया V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, वो बैटरी के डिस्चार्जिंग के समय का कंडीशन है। अगर बैटरी चार्ज होता तो V इज इक्वल टू E प्लस IR हो जाता है, राइट? अगर बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं उस समय पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर देन द ईएमएफ, लेकिन अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है उस समय वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेस देन ईएमएफ होता है। V इज इक्वल टू E माइनस IR ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, यस और नो? यस सर। कुछ याद आ रहा है, हमने ऐसा डिस्कशन किया था कभी? हाँ सर। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, और बैटरी चार्ज हो रहा है इसका मतलब V इज इक्वल टू E प्लस IR होता है। तो बैटरी जब चार्ज हो रहा है उस समय पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर देन ईएमएफ, और बैटरी जब डिस्चार्ज हो रहा है उस समय पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। अब मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर कब होगा? व्हेन इट विल बी इक्वल टू ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस यस बराबर। अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आप नहीं ले रहे हो तो बैटरी में चार्ज पार्टिकल को मूव करने में कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ा बैटरी के अंदर, इसका मतलब उस केस में जो ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर। तो ध्यान रखना ये बात, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी इक्वल, कैन बी लेस देन एंड कैन बी ग्रेटर देन द ईएमएफ। तीनों हो सकता है। ग्रेटर होगा चार्जिंग के समय, लेस होगा डिस्चार्जिंग के समय, और इक्वल होगा जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। एम आई क्लियर? तो ये जो हम, हाँ, ये पोटेंशियोमीटर का जो हमारा पहला एप्लीकेशन है वो पहला एप्लीकेशन यही है कि ये हमें बैटरी के ईएमएफ को मेजर करने में हेल्प करता, बताता है कि कैसे मेजर करें। तो इसके लिए हम क्या सेटअप बनाते जरा समझिए। मैं रफ सेटअप बना के आपको समझाऊंगा। यहाँ पे एक बैटरी हम कनेक्ट करते हैं, जिस बैटरी का हमें ईएमएफ नोन होता है, पता रहता है कि इसका ईएमएफ कितना है भैया। तो एक हम बैटरी लेते हैं जिसका ईएमएफ हमें पता होता है, और हम क्या करते हैं कि इस बैटरी के साथ में यहां से एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। सो ऐसे एक बैटरी ले लिया और बैटरी के साथ एक वायर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो वायर हम कनेक्ट करते हैं ए बी, इस वायर का रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इक्वल होता है, सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस होता है। और हम क्या करते हैं कि इसके साथ में
वी कनेक्ट द बैटरी, जिसका ईएमएफ हमें पता करना होता है। इसका ईएमएफ हमें पता करना होता है, और इसके साथ में हम एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। So, इसका ईएमएफ मुझे पता करना रहता है E1, दैट वी हैव टू फाइंड। ये अननोन बैटरी है, ये नोन बैटरी है। इसका ईएमएफ आपको पता होता है E वोल्ट, इसका ईएमएफ नहीं मालूम होता, दिस वी नीड टू फाइंड। और इसके साथ हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारा एक जॉकी होता है, जो जॉकी इस वायर के ऊपर आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। इसको जॉकी ऐसा हुक टाइप का रहता है, और इस हुक को हम मूव कराते हैं। शायद आपके स्कूल में भी कराया जाएगा, नहीं तो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में तो कंफर्म इसका एक प्रैक्टिकल है पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आपको इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सेटअप समझ में आया कैसा है? इस तरीके से बहुत सारे वायर होते हैं, मैं एक ही वायर में दिखा रहा हूं। सो दिस इज द बैटरी ऑफ नोन रेजिस्टेंस ईएमएफ। सो ये बैटरी का ईएमएफ मुझे पता होता है, राइट? और इस बैटरी का मुझे ईएमएफ निकालना होता है। ये मेरा अननोन ईएमएफ है, और इसी का ईएमएफ मुझे फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? शशांक समझ में आया? मिथिलेश कैसा सेटअप किया बेटा? यहाँ पे एक बैटरी ऑफ नोन ईएमएफ, इसको कनेक्ट किया एक वायर के साथ में। वायर का रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा हम पकड़ के चल रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक और कनेक्शन किया, ये बैटरी ऑफ अननोन ईएमएफ, जिसका ईएमएफ मुझे फाइंड आउट करना है। एंड विद दिस वी हैव कनेक्टेड अ गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे मेरा एक जॉकी है, और इस जॉकी को हम इस गैल्वेनोमीटर पे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। समझा कॉन्सेप्ट? सर ये सीरीज में होगा ना गैल्वेनोमीटर? हाँ, इस ईएमएफ के साथ सीरीज में दिख रहा ना डायग्राम में, सीरीज में है। इज इट क्लियर विद द डायग्राम एवरीवन? यस सर। ओके। अब होगा क्या कि हम जॉकी को इसके ऊपर आराम आराम से घुमाएंगे आगे पीछे, और ऐसे घुमाएंगे कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग मेरा 0 आ जाए। समझ में आ रहा? व्हाट आई एम डूइंग इज कि हम ये जॉकी को इस वायर पे रोटेट घुमा रहे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और जॉकी को मूव करते करते आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होगा। यू विल गेट 1 पॉइंट। लेट्स सी कि मेरा वो पॉइंट सी आ गया, और इस सी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो गया, बराबर। अब मुझे कोई बताओ कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 कैसे होगा? गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 कैसे हो सकता है? जब करंट नहीं फ्लो करेगा उसमें से। कौन सा सर्किट में? बड़े वाले सर्किट में कि छोटे वाले सर्किट में? छोटे वाले। छोटे वाले सर्किट में। लॉजिकल बात है भैया, बड़े वाले सर्किट से गैल्वेनोमीटर का क्या लेना देना? गैल्वेनोमीटर तो छोटे वाले सर्किट में कनेक्टेड है, और अगर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है, इसका मतलब करंट 0 होगा। और करंट कौन सा सर्किट में 0 होगा? बड़े वाले सर्किट में 0 होगा कि छोटे वाले सर्किट में 0 होगा? छोटे वाले। छोटे वाले सर्किट में। सबको समझ रहा है ये बात? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया छोटे वाले सर्किट में 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि छोटे वाले सर्किट को एक क्लोज सर्किट, ऐसा तो है नहीं कि वो ओपन सर्किट है, वो तो क्लोज सर्किट है, और प्रॉपर कनेक्शन है, बैटरी वगैरह सब लगाया हुआ है हमने। तो बैटरी लगाने के बाद भी और वो क्लोज सर्किट होने के बाद भी छोटे वाले सर्किट में करंट 0 हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाई इट इज बिकमिंग 0? फिर वो ईएमएफ खत्म हो जाएगा। ईएमएफ खत्म हो जाएगा। कहाँ है? गैल्वेनोमीटर। हाँ सर गैल्वेनोमीटर क्या क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लो? यस, क्योंकि वो व्हीटस्टोन जैसे हो। व्हीटस्टोन नहीं, वो मीटर ब्रिज पे आएंगे, अभी नहीं। होगा क्या कि यहाँ से करंट पास करेगा। अब ये करंट जब पास करेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इस करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि करंट इस वायर में ऐसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ऐसे, तो यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल होगा और यहाँ ये लोअर पोटेंशियल होगा। अब अगर यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू दिस करंट, इफ इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी, तो क्या इस छोटे सर्किट में करंट फ्लो करना 0 हो जाएगा? हाँ सर। हाँ कॉमन लॉजिकल बात है, सिंपल।
होगा, अरे भाई बड़े वाले सर्किट में करंट पास कर रहा है और बड़े वाले सर्किट की वजह से, करंट की वजह से अगर सी और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाए ऑफ द अननोन बैटरी, अगर वो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो क्या उस छोटे से सर्किट में करंट फ्लो 0 होगा? यस या नो? यस सर। ओके, अब होगा क्या जरा देखिए। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज रो, या जिससे सिग्मा, जो भी आपको लेना, मैं चलो सिग्मा ले लेता हूँ। सिग्मा आई एम टेकिंग इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये मेरा सिग्मा इस केस में जो मैं ले रहा हूं, ये मेरा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। और मान लेते हैं कि इस पूरे वायर का लेंथ मेरा कैपिटल स्मॉल एल है। दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ वायर AB। ये जो वायर आपका AB है ना, इस वायर का लेंथ को हैव डिनोटेड बाय L, और यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है इसको मैंने डिनोट किया है L1 से। L1 पे आने के बाद ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जा रहा है। मेकिंग सेंस? सो अगर अब मैं रेजिस्टेंस निकालू बेटा वायर AB का, तो वायर AB का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू सिग्मा इनटू L ओम? हाँ या ना? सिग्मा इनटू L ओम होगा? हाँ सर। ओके, अगर मैं CB पार्ट का सिर्फ रेजिस्टेंस निकालू यहां से लेकर यहां तक का, so resistance of CB part only, will it be equal to sigma into L1 ohm? हाँ सर। Now see, अब इस क्वेश्चन में कभी कभी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा देता है, वो सब आप समझ लोगे क्या करना है। जब क्वेश्चंस कराएंगे तो मैं आपको अलग अलग इसमें कंडीशंस लेंगे। तो पहले तो ये करंट निकालते आई। सो अगर मैं बड़े वाले सर्किट में केवीएल लगा दूं तो यहां से यहां जा रहे हैं तो गेन माइनस आई, यहाँ पे लॉस इंटू सिग्मा इंटू एल, E is equal to I into sigma into L. So E by L is equal to I into sigma. Let's have this equation number 1. ये हमने बड़े वाले सर्किट में चर्चा किया। शशांक क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। ओके, विश्व क्लियर है बेटा? पार्थ? हाँ सर। अब ये छोटे वाले सर्किट में जरा लगाओ। माइनस से प्लस गए गेन, फिर यहाँ प्लस से माइनस गए लॉस। केवीएल तो इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? केवीएल कैन बी अप्लाइड इन एनी लूप, राइट? तो यहाँ से क्या रिलेशन आया? E1 इज इक्वल टू आई इंटू सिग्मा इंटू L1। अभी क्या मिला मुझे? E1 बाय L1 इज इक्वल टू आई इंटू सिग्मा। लेट्स हैव दिस इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं। अब जरा मुझे बताओ, क्या इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड आधे से? यस सर। तो अगर वो सेम है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को आराम से इक्वेट कर सकता हूँ। इंप्लाइज व्हाट आई विल बी गेटिंग इज E बाय L, E1 बाय L1। आपको E1 निकालना था, E1 कितना हो जाएगा? E इंटू L1 बाय L। मुझे बताओ इसमें कुछ ऐसा है जिसको समझने में बहुत टफ जाएगा? नो नहीं सर। सर। कुछ नहीं है। और ये पोटेंशियोमीटर इतना बड़ा हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में, एंड जस्ट बिकॉज कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर्मूलाज याद रटते, फॉर्मूला रटने से बनेगा ही नहीं सवाल। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इस वायर का रेजिस्टेंस तुम्हें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया था, यूनिफॉर्मली दिया था, क्या मैं इस अगर मुझे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना होगा तो क्या मैं इस वायर का रेजिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म दे सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। टफ सवाल, टफ सवाल। बनेगा ही नहीं ऐसे आसानी से। क्यों नहीं बनेगा? उसको समझ ही नहीं रहा है ये फॉर्मूला का क्रक्स क्या है, राइट? और है ये कुछ नहीं, बस आपको अच्छे से एनालाइज कर लेना है चीजें। देखना मैं एडवांस का क्वेश्चन कराऊंगा इसका, तुमसे खटाखट 2 मिनट में बन जाएगा। लिख लो फिर, एक और बता ही देता हूँ, फिर इसका थर्ड पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।
हो गया? Shall I move ahead? करें आगे डिस्कस इसका सेकेंड एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का। इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है is to measure the internal resistance of unknown EMF. To measure, application number B of this, resistance of unknown EMF, है ना। जो आपके पास अननोन EMF है, उस अननोन EMF का आप यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। फिर से वही सर्किट, एक EMF जो मुझे पता होगा उसको कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम सर्किट को, और इसके साथ हम वायर कनेक्ट कर देंगे AB, और इस वायर AB का मुझे सिग्मा पता होगा, एंड लाइकवाइज इसके साथ में ये भी मुझे मालूम नहीं, इसका EMF भी मालूम नहीं, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी मुझे मालूम नहीं। एंड अगेन विल कनेक्ट गैल्वेनोमीटर, फिर से वो जॉकी, ये मुझे E वोल्ट पता रहेगा, ये नोन है, ये अननोन है E1, और ये AB मुझे निकालना है। यहाँ तक तो सेम, पिछले केस में हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, अब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है। अब आप क्या करो, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो एक्सटर्नल, और ये रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए मेरा नोन रेजिस्टेंस है। सो अगर मुझे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है और EMF तो निकालना ही निकालना है, तो इसके लिए मैं एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R ओम का कनेक्ट कर लेता हूं, राइट। तो सबसे पहले तो इसमें करंट I पास करेगा, बाकी सब पैरामीटर सेम जो हम पहले डेरिवेशन में किए थे। सो करंट कितना हो जाएगा बेटा, व्हाट विल बी दैट, करंट कितना हो जाएगा, सो E इज इक्वल टू I इंटू सिग्मा इंटू L, है ना। हम लोग मान लेते हैं कि इसका टोटल लेंथ L है, इसका लेंथ L1 पकड़, होगा या नहीं, यस या नो एवरीवन, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, ओके। और करेक्ट, E1 कितना हो जाएगा, E1 विल बी इक्वल टू I इंटू सिग्मा इंटू व्हाट L1। अभी यही रहने देते हैं इसको। अब लॉजिकल बात है कि इसमें अगर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 है तो इसमें तो करंट जाएगा नहीं, लेकिन जो यहाँ से करंट चलेगा, मान लेते I1, तो क्या वो करंट इधर जाएगा I1, क्योंकि ये तो क्लोज सर्किट है। तो इसमें करंट नहीं, I1 इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ गैल्वेनोमीटर का रीडिंग मेरा 0 है, तो करंट इसमें तो नहीं जा रहा, लेकिन ये बैटरी से करंट अब I1 चलेगा, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है। पिछले केस में क्लोज सर्किट नहीं था, तो यहाँ से करंट चला ही नहीं था। राइट नाउ अभी ये सर्किट मेरा ऐसे क्लोज हो गया इधर की तरफ, तो यहाँ से तो करंट I1 चलेगा ही चलेगा, इधर नहीं जाएगा बट इधर तो जाएगा, आया ना। सो अगर मैं इस सर्किट में सोचूं बेटा, तो इस सर्किट में मुझे क्या मिलेगा, विल आई गेट E1 माइनस I इंटू R, I1 इंटू R माइनस I1 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू 0। इसमें E1 में थोड़ा सा इधर होगा ऐसा, हाँ सर, मैं ये सर्किट में लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग फॉर दिस सर्किट। सो माइनस से प्लस गया तो गेन हो गया E1 माइनस I1 इंटू R
माइनस I1 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू 0। एक मिनट, बराबर है क्या पॉइंट सबको? इज इट क्लियर? ओके। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सोचोगे इस वाले सर्किट में, तो मैं थोड़ा सा, तो कैन आई गेट व्हाट आई विल बी गेटिंग कि E1 माइनस I इंटू सिग्मा इंटू L1 एंड माइनस I1 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि पिछले केस में इधर, अभी अगर ये हम लूप में चलेंगे तो माइनस से प्लस गए गेन, फिर प्लस से माइनस गए लॉस, फिर इधर आ रहे हैं तो इधर भी करंट इधर से इधर जा रहा है तो प्लस से माइनस गए तो लॉस, लेकिन यहाँ पे करंट I1 जा रहा है। तो एक तो ये लूप में लिखा, एक ये लूप में लिखा और एक ये लूप में लिखा। क्लियर है पॉइंट? ओके, अब इसको मुझे सॉल्व कर लेना है। तो जरा कैसे सॉल्व करोगे? आपको आई ये वाला टर्म चाहिए, आई वॉन्ट दिस टर्म। कैसे सॉल्व करिएगा? फटाफट सॉल्व करके मुझे बता। आई वॉन्ट दिस रिलेशन, मुझे रिलेशन चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे चाहिए इन द नोन पैरामीटर्स। तो सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे, E1 को एक साइड लेके। हाँ बिल्कुल। अगर आप ये इक्वेशन को देखोगे बेटा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? विल आई गेट E1 इज इक्वल टू I1 ब्रैकेट R प्लस R। हाँ सर। राइट, अच्छा। यहाँ से आप क्या एलिमिनेट, एक तो ये रिलेशन से आया, अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? दैट E1 इज इक्वल टू I इंटू सिग्मा इंटू L1, और यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस I इंटू R, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस I1 इंटू R। Will I be getting this? आएगा ऐसा रिलेशन एवरीवन? हाँ। Okay. अब अगर आप थोड़ा सा इस पे और खेलो, सो क्या मैं ये I1 को कैन आई राइट दिस एज, I1 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? सिर्फ एडजस्ट करो ना, ये चाहो तो आप इक्वेट करके I1 का वैल्यू निकाल दो, जो तुम्हें समझ में आता है वैसे। सो स्मॉल r ढूंढना है ना? हाँ स्मॉल आर ढूंढना है, पहले स्मॉल आर निकालो फिर EMF निकालो, दोनों निकालना है। खुद से करो, I'll give you some time to do. सो स्मॉल r मिला। कैसे? सो I1 R माइनस I सिग्मा L1 अपॉन I माइनस I1। सिग्मा का टर्म नहीं चाहिए मुझे, सिग्मा का टर्म एलिमिनेट करना है। सर I1 भी अननोन है ना? I1 भी अननोन है, क्योंकि I1 इसलिए अननोन है क्योंकि मुझे E1 पता नहीं और स्मॉल r नहीं पता। सो दो एक्चुअली अननोन है, I1 और स्मॉल r, और बाकी सारे इक्वेशंस आपके पास है। चलो सो गया सिग्मा का टर्म। मैं करता हूँ। तो वो फर्स्ट इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट करेंगे सिग्मा को। रुको मैं करता हूँ, होल्ड करो। इसमें दो तरीके से करेंगे केस। सी आई विल डू दिस। एक तो मैंने जब इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो उस समय क्या कहानी किया, मैं आपको एक दूसरा लॉजिक बताता हूँ। देखिए, एक काम करो, पहली बार में आप ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट ना करो। सो अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं करता हूँ, इस केस में मान लेते कि मेरा जो डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो मेरा L1 पे आ रहा है। फर्स्ट केस तो फर्स्ट केस में मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया है,
और अगर मैंने फर्स्ट केस में इंटरनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया तो मान लेते हैं कि मेरा डिफ्लेक्शन पॉइंट आई एम गेटिंग इज एट L1. इज इट क्लियर? मेरा डिफ्लेक्शन पॉइंट L1 पे आ रहा है. सो अगर मेरा डिफ्लेक्शन पॉइंट L1 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? E1 will be equal to what? I into sigma into L1. और I sigma तो यहाँ से आपको रिलेशन क्या आ जाएगा? Will I be getting E1 by L1 is equal to E by L. और E1 कितना हो जाएगा? E into L1 by L. ये मेरा फर्स्ट केस हो गया. शशांक समझ में आ गया? मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ उसको. पहले केस में आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट नहीं किया था और तब मेरा डिफ्लेक्शन पॉइंट L1 पे आ रहा था. सो E1 कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू E into L1 by L. क्योंकि अगर मैं कनेक्ट नहीं करूंगा तो यहां से तो करंट जाएगा नहीं. दिस इज द माय फर्स्ट केस. नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते, पिछले वाला थोड़ा सा टफ जाएगा कैलकुलेशन. कनेक्टेड. इज इट क्लियर? शशांक, तनिया, भूमिका, सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ सर. ओके. मिथिलेश, इज इट क्लियर? यस. ओके. अब क्या कर रहे हैं हम सेकेंड केस में कि अब मैं यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहा हूँ R ओम का. अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R ओम का कनेक्ट कर दे रहा हूँ और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो अब डिफ्लेक्शन पॉइंट चेंज करेगा कि सेम रहेगा? ये जो जॉकी का पॉइंट था जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 था, अगर मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो अब ये जॉकी का पोजीशन चेंज करेगा या सेम रहेगा? चेंज करेगा. चेंज करेगा. शशांक, चेंज करेगा या नहीं? चलो, अब ये चेंज करके मान लेते हैं कि L2 हो गया. ऐसे करते, फिर मैं वो लॉजिक से भी बताता हूँ. मान लेते हैं चेंज करके L2 चला गया. सो अब क्या मिलेगा आपको? सो सेकेंड केस, दो अलग अलग केस से करते हो सिंपल रहेगा. एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया हमने इस केस में. अब आपको क्या मिलेगा? विल आई बी गेटिंग दैट E1 minus I into capital I1 into capital R minus I1 into small r is equal to 0. Yes or no? हाँ सर. अच्छा, ये मेरा फर्स्ट. अच्छा, इसमें अगर आप चलोगे तो क्या मिलेगा आपको? दैट E1 माइनस ऑफ I into सिग्मा into L2, और इसमें अगर आप चलेंगे तो माइनस I into स्मॉल r इज इक्वल टू 0. एक मिनट आएगा या नहीं? हाँ सर. अब देखो, अगर आप इसको प्लेस कर दोगे, इफ यू वांट यू कैन रिप्लेस एनीथिंग, कुछ भी आप रिप्लेस कर सकते हो इसमें. सो ये दोनों का मुझे सॉल्व करना है. सो यहाँ से I1 एक टर्म है और एक यहाँ से E1 टर्म है, इन दोनों का आपको रिप्लेस करना है. और E1 ऑलरेडी मुझे मालूम है EL1 by L. क्लियर? सो अगर मैं यहाँ पे I इंटू सिग्मा की जगह पे प्लेस कर दूं, या यहाँ E1 की जगह, E इंटू L1 by L, E इंटू L1 by L माइनस E इंटू L2 by L is equal to I into small r. Sorry, I1 into small r. So अगर आप यहाँ से कॉमन ले ले तो E by L को, अंदर क्या बचेगा? Will it be L1 minus L2 is equal to I into small r, I1 into small r. हाँ या ना? हाँ सर. कैलकुलेशन देखते रहना बस ढंग से, बाकी कुछ नहीं. अब ये फॉर्मूला याद भी मत रखना, सिर्फ आप कंसेप्ट समझो. तो यहाँ से अगर मैं I1 का वैल्यू निकाल दूं, क्या हो जाएगा? E बाय, मुझे खुद ही याद नहीं रहता, L इंटू स्मॉल r, L1 माइनस ऑफ L2. सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है. बराबर है? I1 का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया, E इंटू LR ब्रैकेट L1 माइनस L2. हाँ सर. अब अगर मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूं, मेरे पास रिलेशन था E1 माइनस I1 इंटू स्मॉल r कैपिटल R माइनस I1 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू 0. सो E1 वाज इक्वल टू I1 ब्रैकेट अगर मैं ले लूं तो ये हो जाएगा मेरा R प्लस R, और I1 की जगह पे व्हाट वी कैन राइट, I1 की जगह पे हम रख सकते हैं E बाय LR. सो यहाँ से आ जाएगा E1 E बाय LR
L1 minus L2 into R plus R, और बराबर है ना, समझ में आ रहा है। और E की जगह पे आई कैन राइट व्हाट, E1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, EL1 by L, EL1 by L is equal to E by LR, L1 minus L2 R plus R। एक मिनट, is it clear everyone? क्लियर है भाई, समझ रहे हैं सब कोई पॉइंट? अब देखो ये E और ये E कैंसिल हो गया, ये L और L कैंसिल हो जाएगा, R को शिफ्ट कर दो, so R into L1 equal to L1 minus L2 into R plus L1 minus L2 into small r। हाँ, so R L1 equal to L1 minus L2 into capital R plus L1 into R minus L2 into R, L2 into small r bracket L1 minus L2 into capital R। Am I getting sense? Right? और अगर आप L2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको स्मॉल r का वैल्यू कितना आ जाएगा, will it be equal to L1 by L2 minus 1 into capital। हाँ सर। खत्म। तो देखो पहले केस में जब मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया था तो मेरा डिफ्लेक्शन पॉइंट L1 पे था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने के बाद मेरा डिफ्लेक्शन पॉइंट L2 पे हो गया, और अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व करके देखो, नाउ वी हैव कैलकुलेटेड इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो। ऑफ EM बैटरी, और EMF तो आपने ऑलरेडी यही कैलकुलेट कर लिया था। ऐसे करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। इसका सेकेंड अप्रोच आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ तक क्लियर है सबको पॉइंट? हाँ सर। EMF ऑफ अननोन बैटरी ना? हाँ, अननोन बैटरी रेजिस्टेंस लिखते हैं, अननोन बैटरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है कि कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है? मुझे ये बताओ, इज इट रिक्वायर्ड कि ये फॉर्मूला हमें याद हो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है? कॉन्सेप्ट याद मत करना, ठीक है? विल वाइंड अप फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग आगे और बात करेंगे इसके। सर लेक्चर नहीं किया? हाँ सर कल का लेक्चर और संडे का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ? मैं करता हूँ बेटा, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, पार्थ ने मुझे बताया है, आई सर्च फॉर द लेक्चर्स। बहुत सारे। पिछला साइड दिखाइए इसको। हाँ पिछला साइड। हाँ मैंने क्वेश्चन भी नहीं अपलोड किया कल, मैं भूल गया करने के लिए एक्चुअली। आई विल डू इट बाय टुडे। जेई एडवांस मेरे पास ये अरिहंत वाला बुक है, इसमें जो एडवांस का प्रॉब्लम है ये अपलोड कर दूँ करंट का। एक लेक्चर और लगेगा करंट, वी हैव कंप्लीटेड। फिर हम लोग चलेंगे मैग्नेटिज्म। सर वो कैपेसिटेंस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने रहेंगे। कितने क्वेश्चन है उसके? एक मिनट बचा था, रह ही गया था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ पूरा। सर नहीं वो चालू ही नहीं, कैपेसिटेंस का बोल रहे हो? एचसी वर्मा लास्ट का? का नहीं सर, लास्ट का थोड़ा बचा था, 2-3 बचे। अच्छा ठीक है, कर लेना, नहीं होगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक मिनट मुझे बताओ, ये विश्व पोटेंशियोमीटर समझा बेटा तुम्हें, दोनों एप्लीकेशन? हाँ सर। ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे। सर हमने वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये किए थे क्या, पास्ट ईयर किए थे? जो कैपेसिटेंस का है ना, कैपेसिटर की क्वेश्चन है ना, वो पास्ट ईयर करना रह गया है सर, तो फिर वो करना है क्या नहीं अभी? किया था कि नहीं किया? पास्ट ईयर बोल रहा हूँ सर, वो लास्ट के बचे थे ना सर अभी। सर आपने ही भेजा था। आपने भेजा था, वो क्या था? वो किया ही था ना, ठीक है ना? जो तुम्हारे पास है कुछ क्वेश्चन बेस पे जो नहीं हुआ है मुझे भेज सर। हाँ वो ठीक है, भेज दो आपको, ठीक है मुझे भेज दो। तो जो विश्व ने पास्ट ईयर भेजा था वो नहीं हुआ?
वो तो किया था ना सर, लास्ट के 2-3 रह गए थे उसके, आई रिमेम्बर। नहीं वो हो गया है, वही उसका आपने अगले लेसन में आपने जो भेजे थे ना उसमें वो कम थे, मतलब वो इसे 2010 के और बहुत अलग भी थे, वो जो ट्राई किए वो नहीं आ रहे थे, वो इसलिए डाउट किया। मुझे वो भेज दो, वो सारे प्रॉब्लम भेज दो, मैं अपलोड कर देता हूँ, एक साथ ही कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे और इस करंट को। ठीक है सर। लेकिन मेरा सजेशन क्या है ना कि सब लोग प्लीज सॉल्व करना बेटा, क्योंकि क्या होगा, सारे क्वेश्चंस अगर मैं करूंगा ना बहुत टाइम जाएगा, सिलेबस बहुत पीछे हो जाएगा हमारा, राइट। तो सिर्फ तुम लोग ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं हूं, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करो। इज इट क्लियर? हाँ सर। एक बार ट्राई करो विश्व, मुझे आज वो क्वेश्चन भेज देना, मैं आज का आज ही अपलोड कर देता हूँ, और आज ही तुम लोग ट्राई करो उसको करने का। ठीक है सर। चलो ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे। बाय सर। हाँ बाय। बाय सर।